आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट कैसे होता है, किस ग्राउंड पे होता है, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग होगा वो टर्मिनेट होगा तो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन हम लोग डिसाइड करते हैं ग्राउंड्स को, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 32 का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि सेक्शन 32 ही डील करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स से, दैट मींस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के कुछ ऐसे अन्य प्रावधान भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 32 के अनुसार आखिर ऐसा कौन कौन सा ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाता है। तो सबसे पहला है ऑन फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड, दैट मीन्स कि जिस बात को लेके डिस्प्यूट है, ठीक है, आप समझिए। जैसे फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड पास होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको आप समझिए, ए है और बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके डिस्प्यूट अराइज हुआ। अब ये दोनों चाहता है कि उस डिस्प्यूट का डिस्पोजल आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो जो डिस्प्यूट है, अगर उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर, ठीक है, या फिर यूं कह लीजिए कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देता है तो इस आधार पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा वह प्रोसीडिंग जिसका संबंध इन दोनों के डिस्प्यूट से था। क्लियर है। अब आइए दूसरा ग्राउंड है कि क्लेमेंट अगर अपना क्लेम को विथड्रॉ कर ले, दैट मीन्स कि ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें मान लीजिए ए क्लेमेंट है और बी रेस्पोंडेंट है, ठीक है। और अगर यहां पे उस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग अगर कोई क्लेम कर रहा है ए, ठीक है, तो अगर उस क्लेम को ही ए वापस ले ले तो इस ग्राउंड पे भी क्या होगा, जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर पार्टी सहमत हो जाए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टर्मिनेशन को लेके, दैट मीन्स कि अगर ए और बी दोनों मिलके आर्बिट्रेशन के लिए गया, लेकिन अब वो चाहता है कि उसके बीच जो विवाद है उसका डिस्पोजल आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो यहां पे अगर दोनों मिलके, दैट मीन्स ए और बी दोनों मिलके आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टर्मिनेशन को लेके अप्लाई करेगा तो इस आधार पे क्या होगा, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां बी और सी में जो फर्क हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर क्लेमेंट ने अपना, जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है, क्लेमेंट दैट मींस वो अपना क्लेम को विथड्रॉ कर ले तो ट्रिब्यूनल जो है माफ कीजिएगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट, ठीक है। जो सी में जो ग्राउंड पे बात किया गया वहां दोनों पार्टी, दैट मींस रिस्पोंडेंट और क्लेमेंट दोनों क्या हो रहा, राजी हो रहा है इस बात को लेके कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो है कि अगर यहां पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि जो आगे का जो कार्रवाई है, जो आगे अगर हम बढ़ते हैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में तो वो क्या है, वो असंभव है आगे बढ़ना। दैट मीन्स कि आर्बिट्रल डिस्प्यूट, दैट मीन्स कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जिस डिस्प्यूट को लेके है, ठीक है, अगर उस कार्रवाई को, उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया गया तो ये आगे उसको ले जाना अननेसेसरी है, ठीक है, उचित नहीं है। ये किसको लग रहा है, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लग रहा है पहला, या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इस आधार पे भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, ठीक है। अब कुछ अन्य प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैसे टर्मिनेट होता है। सबसे अब नेक्स्ट है ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर क्लेमेंट जो है अपना, जो उसका जो क्लेम है
उस क्लेम को बताने में अगर असफल हो गया ना, फेल हो गया ना, तो फिर इस आधार पे जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझिए, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है। देखिए डिस्प्यूट है, अब उस डिस्प्यूट के बेसिस पे जो क्लेम चाहिए ए को, क्योंकि इस केस में यहां पे ए कौन है, क्लेमेंट है, तो ए को जो क्लेम चाहिए उसको तो बताना होगा कि उसको क्या क्लेम चाहिए उस डिस्प्यूट के बेसिस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये जो क्लेम वो बताता है ये किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वो अपना क्लेम को ही नहीं बताए कि उसको क्या क्लेम चाहिए, ठीक है, रिस्पोंडेंट से, तो इस ग्राउंड पे भी क्या होगा, जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो रहा है इस ग्राउंड पे, तो किस सेक्शन के अनुसार, तो सेक्शन 25 के अनुसार। दोस्तों आप हर प्रोविजन को ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है तीसरा, उसमें क्या होता है, अगर पार्टी फेल हो जाए डिपॉजिट अमाउंट को सबमिट करने के संबंध में। ठीक है, अब देखिए आपको अक्सर दो टर्म हमेशा यूज होता होगा और आप जानते भी होंगे, एक होता है डिपॉजिट, एक होता है कॉस्ट। तो यहां पे तीसरा जो केस है उसमें क्या हो रहा है कि पार्टी फेल हो रहा है टू पे डिपॉजिट अमाउंट, टू सबमिट डिपॉजिट अमाउंट बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है पहले आप ये समझिए। ए और बी के बीच में विवाद हुआ, वो दोनों चाहता है कि विवाद का निपटारा जो है दैट मीन्स डिस्पोजल आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग हो। तो अब वो उस बात को लेके गया वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अब यहां पे उस प्रोसीडिंग में जो खर्च होगा, ठीक है, जो प्रोसीडिंग में खर्च आएगा दैट मीन्स कि मान लीजिए कि विटनेस को बुलाना है, तो उसमें जो खर्च आएगा विटनेस को बुलाने में, ठीक है, डॉक्यूमेंट को, नोटिस को अगर एक पार्टी को भेजना है, ठीक है, दूसरे पार्टी के द्वारा, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी में से किसी एक पार्टी को नोटिस या कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहती है, तो ऐसे जो खर्च होंगे दैट मीन्स कि वह खर्च जो प्रोसीडिंग के संबंध में, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के संबंध में जो भी खर्च होगा, ठीक है, उस खर्च का जो अमाउंट होगा उसको पे करना होता है पार्टी को। ठीक है, जो पार्टी है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, तो उसी खर्च को हम लोग कहते हैं डिपॉजिट अमाउंट। तो यहां पे जो जनरल रूल है क्या है कि ए और बी दोनों को हाफ हाफ जो है देना होगा, अपना अपना शेयर जो भी खर्च होगा उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, क्लियर है। और यहां पे एक चीज और नोट कीजिए कि डिपॉजिट अमाउंट जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टर्मिनेट होने के पहले लिया जाता है। ठीक है, पहले लिया जाता है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टर्मिनेट होने के पहले। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। तो अगर मान लीजिए यहां पे ए का जो शेयर था, जो डिपॉजिट अमाउंट ए को देना था, ठीक है, उसने उस अमाउंट को नहीं दिया, उस डिपॉजिट अमाउंट को नहीं दिया, तो इस ग्राउंड पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर ए नहीं दिया उस डिपॉजिट अमाउंट को, तो यहां पे डायरेक्ट जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग को टर्मिनेट नहीं करेगी, वो बी के पास जाएगी कि क्या आप उसका शेयर देना चाहते हो। अगर यहां बी भी अपना शेयर के साथ ए का शेयर नहीं देता है या फिर अपना भी शेयर नहीं देता है, तो अब यहां पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, बस एक ही ऑप्शन बचेगा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर दिया जाए। क्लियर हो गया। तो ये जो प्रक्रिया बताया गया, ये जो बात बताई गई है, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 38 में बताया गया है ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है। और आज का जो अंतिम ग्राउंड है वो है सेटलमेंट के आधार पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का टर्मिनेशन। अब क्या इसका मतलब है ये समझिए। देखिए यहां पे जो फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड पास होता है वो होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बाद। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है सेटलमेंट में कि जो भी विवाद है ए और बी के बीच में, जो भी विवाद है, उस विवाद को लेकर दोनों ए और बी जो है आपसी सहमति कर लेते हैं कि जो विवाद है हम उसको अब सेटल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो दोनों क्या किया, जो डिस्प्यूट था दोनों के बीच में उसको उसका सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, तो सेक्शन 30 से संबंधित है ये प्रोविजन। तो यहां जो सेटलमेंट हुआ इसी के आधार पे जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगी, आर्बिट्रल अवार्ड पास करेगी। तो यहां पे जो आर्बिट्रल अवार्ड पास होगा वो कैसा होगा, तो यहां पे जो आर्बिट्रल अवार्ड पास होगा वो होगा आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्रीड टर्म। क्या होगा, आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्रीड टर्म। क्लियर, समझ में आ गया।
तो सेटलमेंट में क्या होता है, दोनों पार्टी मिलके सेटल करता है डिस्प्यूट को, ठीक है। और आर्बिट्रल अवार्ड में क्या होता है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं, जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो तय करते हैं कि कैसे डिस्पोज ऑफ होगा डिस्प्यूट, ठीक है। यहां पे दोनों पार्टी मिलकर डिस्प्यूट को डिस्पोज ऑफ किया है, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट, ठीक है। तो सेटलमेंट के आधार पे तब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जो पास करना होता है अवार्ड, उसको क्या करते हैं, फिर से आप समझ लीजिए, आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्रीड टर्म। क्लियर हो गया। तो इस आधार पे भी क्या होगा, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों अब लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर का जो टॉपिक था क्या था कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट होगा तो किन किन ग्राउंड पे और उससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है इस एक्ट में, ठीक है। तो हम लोग प्रोविजन के अकॉर्डिंग समझे ग्राउंड्स को। तो टोटल ग्राउंड्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ग्राउंड्स है जिसके आधार पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको ध्यान देना है, वो है सेक्शन 32, 25, ठीक है, और 38 और सेक्शन 30। क्लियर है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।